नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे हैं और ये समय है बिग बुलेटिन का। आज कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव हो गया। मल्लिकार्जुन खड़गे नए कांग्रेस अध्यक्ष होंगे और कांग्रेस ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए पूरी निर्वाचन प्रक्रिया अपनाई। मतदाता सूची का प्रकाशन हुआ, मतपत्र बना, बैलेट बॉक्स बना, नामांकन हुआ विधिवत और मतदान हुआ और आज मतगणना हुई। और इसके साथ ही एक जो बड़ा आरोप विपक्ष खासतौर से भारतीय जनता पार्टी की ओर से लग रहा था कि कांग्रेस को दक्ष नहीं मिल रहा है, चुनाव की प्रक्रिया कांग्रेस में नहीं है, केवल गांधीवाद, गांधी परिवार तक सिमट गई है कांग्रेस। ये सारी चीजें जो आरोप लग रही थी, ये इससे भी कांग्रेस ने निजात पाने का प्रयास किया। हालांकि अब भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि वो रिमोट से चलेंगे, ये सारी चीजें कही जा रही हैं। लेकिन कुछ चीजें बहुत साफ हो गई दक्ष बनने के बाद में। खड़गे साहब ने जो अपना बयान दिया पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने भाजपा पर तीखा हमला बोला और कहा कि देश को आजादी कांग्रेस ने दिलाई। उस समय मोदी और अमित शाह का कहीं पता नहीं था। इस तरह से कांग्रेस और उन्होंने सोनिया गांधी का खासतौर से आभार व्यक्त किया कि उन्होंने इतने संकट के समय में कांग्रेस को अपने खून से सींचा, 2 बार केंद्र में सरकार बनवाई, कई राज्यों में सरकार बनवाई। और तो ये जो तेवर है खड़गे के, वो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही दिखे हैं। और जो हारने वाले कांग्रेस के नेता हैं थरूर, वो गए हैं, उनके आवास पर गए हैं, वहां जाकर के शुभकामनाएं दी हैं। और एक ट्वीट उनका देखने को मिला है, उन्होंने लिखा है कि उधर भी अपने ही थे, इधर भी अपने ही थे, सारे के सारे, इधर उधर भी अपने ही थे, इधर भी अपने थे, सारे के सारे, तुम जो जीते तो भला क्या जीते, हम जो हारे तो भला क्या हारे, कांग्रेस परिवार की जीत पर हार्दिक शुभकामना। ये ट्वीट किया है शशि थरूर ने और प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और उन्होंने शशि थरूर ने कहा है कि जो नए चुनाव हुए हैं इससे कांग्रेस मजबूत होगी और लंबे समय से जो मांग की जा रही थी कांग्रेस में, वो मांग पूरी हुई है। कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिला है। हमने मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ काम किया है और उनकी शैली हम जानते हैं। ये शशि थरूर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सारी चीजें बहुत स्पष्ट कर दी और कहा कि कांग्रेस मजबूत होगी और खुद गए उनके घर पर शुभकामनाएं देने के लिए। तो ये जो चुनाव और पार्टी का आंतरिक चुनाव होता है, उसकी जो जीत हार की भावना है, वो इस चुनाव में भी देखने को मिली है। शशि थरूर ने पहले बहुत बयानबाजी की, कई तरह के आरोप भी लगाए, लेकिन चुनाव जीतने के बाद में जो नतीजे आए उनको स्वीकार किया। और इन चुनाव से एक चीज और साफ हो गई, वो भी कांग्रेस के पक्ष में जाती है कि जो लंबे समय से G23 ग्रुप बना हुआ था, वो भी खत्म हो गया। उस ग्रुप की भी जो मांगे थी वो भी कांग्रेस अध्यक्ष चुने जाने के साथ ही खत्म हो गई। राहुल गांधी का भी एक बयान आया है, उन्होंने कहा कि सर्वोच्च नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, मैं भी उन्हें रिपोर्ट करूंगा, उनके निर्देश पर ही चलूंगा, ये राहुल गांधी ने कहा है। तो ये सारी चीजें हैं, इन पर आज हम चर्चा करेंगे। कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिल गया है और नया अध्यक्ष मिलने के साथ ही कांग्रेस मुकाबले को तैयार हो गई है 2024 के। जाहिर सी बात है कि पूरे देश में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में एक नए जोश का संचार हुआ है। और पूरी तरह से जिस तरह से सोनिया गांधी ने, प्रियंका गांधी ने दिल्ली में रहते हुए अपने को चुनाव से अलग रखा, राहुल गांधी ने अपनी पदयात्रा नहीं छोड़ी, उसके बाद में भी विधिवत चुनाव का जो कार्यक्रम था वो संपन्न हुआ। और सबने पहले कहा कि नामांकन से लेकर के मतदान और मतगणना, सारी प्रक्रिया जो चुनाव की होती है, वो चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हुई। चुनाव प्रक्रिया चूंकि सारे दल चुनाव आयोग के अधीनस्थ है, तो सभी दलों में चुनाव की प्रक्रिया होती है। एक निर्धारित समय के बाद समाजवादी पार्टी ने समय बढ़ा दिया था, 5 साल बाद उनके यहाँ सदस्यता अभियान और चुनाव होता है।
इसी तरह 3 साल बाद का शायद समय है भारतीय जनता पार्टी में, वहां भी 3 साल बाद चुनाव होते हैं। लेकिन इस तरह से जो आंतरिक लोकतंत्र है वो पहली बार कांग्रेस में देखने को मिला है। तो ये सारी चीजें हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। आज कांग्रेस से विवेक नारायण मिश्रा जी हैं और भारतीय जनता पार्टी से श्रीमती श्वेता दुबे हैं। ये सारी चीजें हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। विवेक नारायण जी, जाहिर सी बात है बड़ा खुशी का दिन है आप सबके लिए, जिस तरह से कांग्रेस को एक नया अध्यक्ष मिल गया है और एक अनुभवी नेता मिला है। कांग्रेस को लंबा इतिहास है, लंबा उनका कार्यकाल है और जिस तरह से बहुत छोटे स्तर से NSUI से उन्होंने राजनीति शुरू की, उसके बाद में छोटे छोटे विधायक रहे, मंत्री रहे, राज्य के मंत्री रहे, केंद्र में आकर के नेता विपक्षी दल बने। इसके बाद में ये सारी जिम्मेदारियां उन्होंने बखूबी निभाई हैं और ऐसे नेता को आप सबने अध्यक्ष चुना है मतदान के जरिए। तो क्या इसके बाद में जो सारी चीजें भाजपा की तरफ से कही जा रही थी, क्या उनका कोई अंत होगा? या भाजपा के लोग कह रहे थे कि साहब पहले से ही रिमोट कंट्रोल से चलना शुरू कर दिया पहले ही दिन से। आज जो उन्होंने भाषण दिया वो लिखा हुआ भाषण था। राज्यसभा में और लोकसभा में उन्हें कभी लिखा हुआ भाषण देते नहीं देखा गया, लेकिन आज उन्होंने पहले दिन जो भाषण दिया वो लिखा हुआ भाषण था। ये पहले दिन से ही कहा जाने लगा कि जो रिमोट कंट्रोल की बात कही जा रही थी वो पहले दिन से ही दिखने लगी है। तो क्या स्थितियां बदलेंगी? कांग्रेस नया अध्यक्ष बना है, कांग्रेस बदलेगी उससे क्या? और क्या कुछ तेवर देखने को मिलेंगे जो पिछले सालों में, खासतौर से जो 8-9 साल का कार्यकाल हुआ है मोदी सरकार का, उसको लेकर के उस कार्यकाल में जब राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद में आंतरिक व्यवस्था चल रही थी, सोनिया गांधी को अध्यक्ष बना दिया गया था, कार्यकारी अध्यक्ष, उनका स्वास्थ्य खराब रहता है। इसके बाद में कांग्रेस कई राज्यों से लूज होती चली गई। अब कई प्रदेशों में चुनाव प्रस्तावित हैं और उसके तुरंत बाद 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं। तो इन चुनावों से नया अध्यक्ष मिलने के बाद में कांग्रेस कितना बदलेगी? कांग्रेस एक विचारधारा है और कांग्रेस देश के लिए गंगा के तरीके से जरूरी है। आज पूरे देश में कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं बल्कि जिनको लोकतांत्रिक मूल्यों में भरोसा है, जिनको देश के संविधान में भरोसा है, वो सारे लोगों को आज एक बड़ी तसल्ली का दिन होगा आज ये कि। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि जिस तरीके से आज आपने खुद ही कहा और पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि चुनाव तो हर पार्टी में होते हैं, एक निश्चित प्रक्रिया है और सभी कहते हैं तथाकथित हमारे यहाँ लोकतंत्र है, लेकिन तथाकथित लोकतंत्र जो सब पार्टियां कहती हैं कि हमारे यहाँ है, लेकिन आज जो कांग्रेस में जिस तरीके से चुनाव हुआ है, तो जिस तरीके से आजादी की लड़ाई में कांग्रेस ने पहल करके एक भूमिका निभाई और नेतृत्व किया, आज उसी तरीके से ये आंतरिक लोकतंत्र एक पार्टी के अंदर राजनीतिक दल में किस तरीके से होता है, वो भी आज कांग्रेस ने रास्ता दिखाया है अन्य दलों को कि आंतरिक लोकतंत्र ये होता है, इस तरीके से अध्यक्ष चुना जाता है। जिस तरीके से आप चुनते हैं वो तो एक प्रक्रिया है खाली, लेकिन ये पारदर्शी प्रक्रिया थी जिससे कि एक दिखाई पड़ रहा है कि एक लोकतंत्र से प्रक्रिया के तहत चुनाव कैसे होता है। ये रही बात कांग्रेस के बदलने की आप बात करते हैं, तो कांग्रेस का बदलना देश के लिए और हर कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है कि वो अपनी जिम्मेदारी महसूस करे कि देश के लिए कांग्रेस, देश की एकता अखंडता के लिए कांग्रेस बहुत जरूरी है। आजादी की लड़ाई कांग्रेस ने लड़ी, देश आजाद हुआ। अब दूसरी लड़ाई लड़नी है जो हमारी, वो अपने लोगों से हो रही है। जहां पे संविधान को खतरा है, जहां पे लोकतंत्र के लिए खतरा है, तो उस लड़ाई में कांग्रेस को खरा उतरना है। इसके लिए आज जो हमारे नए अध्यक्ष मिले हैं, तो ये नए अध्यक्ष बहुत ही, मल्लिकार्जुन खड़गे जी बहुत ही तजुर्बेकार व्यक्ति हैं। NSUI से उन्होंने शुरू किया, शहर अध्यक्ष बने, 9 बार विधायक रहे, मंत्री रहे, लोकसभा सांसद रहे, राज्यसभा में इस समय हैं, मिनिस्टर रहे।
तो नेता प्रतिपक्ष रहे लोकसभा में, तो पूरे देश ने उनको देखा है, एक परिपक्व हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं, और आज ऐसे ही अनुभवी परिपक्व नेता की अध्यक्ष की जरूरत थी, जो कांग्रेस को मिल गया है। ये रही बात, अब देखिए भाजपा के आरोप की बात, तो इनके पास तो कोई मुद्दा या कोई प्रोग्राम तो है नहीं, इनकी तो राजनीति कांग्रेस के विरोध पर टिकी हुई है। ये इन्हें तो कोई न कोई एक शिगुफा सोसा चाहिए होता इनको है। अब ये रिमोट कंट्रोल की बात करते हैं, जब बात करी दी है, तो अब ये आरएसएस जो है, जहां पे सब आशीर्वाद लेने जाते हैं, वो क्या घंटा अंटा कोई है क्या? ये रिमोट कंट्रोल है तो आरएसएस का घंटा इनका है, जहां सब बजाने जाते हैं जीतने के बाद में। उस घंटे के ऐसा घंटा है कि उसको पकड़ के और उसको बजाने के लिए जिस तरह जाते हैं, तो ये क्या है? अब उसको अंग्रेजी में आप रिमोट तो फिर भी छोटा होता है, ये जो घंटा इतना बड़ा दिख रहा है, और दूसरे जो आरएसएस का घंटा है उसकी विचारधारा, और जो ये रिमोट कंट्रोल कम से कम हमारा जो है वो संवैधानिक मूल्यों में विश्वास करने वाला है, कांग्रेस जो हमारे लोकतांत्रिक मूल्य हैं उनको विश्वास करने वाला है। आज आप सबसे बड़ा फर्क देखिए, कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी थी जिसने मजदूरों से लेके कमजोर वर्ग को, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, हर वर्ग के लिए आज जो भी देश में कानून मौजूद हैं, आजादी के बाद की मैं बात कर रहा हूं, वो सारे के सारे कानून का कांग्रेस के बनाए हुए हैं। आज 8 सालों में आपको कहीं से कमजोर की आवाज या गरीब की आवाज केवल नारों में दिखाई पड़ रही है। आज उत्तर प्रदेश में आप देखिए कि जो परिवहन निगम में मुख्यमंत्री जी ने फैसला किया है, वो भी देखिए, उससे भी माननीय राहुल गांधी जी की बात सही जाहिर होती है कि ये सूट बूट की सरकार है। परिवहन निगम में मुख्यमंत्री जी का फरमान जारी हो गया है कि जहां पे 25% प्राइवेट बसें थी, अब वहां पे 75% प्राइवेट बसें रहेंगी। अब आप सोच सकते हैं कि परिवहन निगम, जो उत्तर प्रदेश की सामान्य जनता जिसका सर्वाधिक इस्तेमाल किया जाने वाला सार्वजनिक परिवहन है, जिसमें मध्यम वर्ग, निम्न मध्य वर्ग, कमजोर वर्ग का सफर करता है, आज उसको 75% इन्होंने 75% जो सरकारी था उसको निजी हाथों में दे दिया। अब उसका सीधा असर है जनता की जेब पे पड़ेगा। तो आज देखिए कि कोई भी इनकी नीति इनकी ऐसी है जो मुट्ठी भर लोगों को मजबूत करने वाली है, सूट बूट वालों को मजबूत करने वाली है। लेकिन कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसने खेतिहर मजदूरों से लेके रेवड़ी पटरी वाले और इनकी मजलूमों की बात करी है। तो आज कांग्रेस की देश को जरूरत है, और कांग्रेस भाजपा के इन आरोपों का जवाब देने में सक्षम है। और जिस तरीके से इनके जो रिमोट वाली बात कह रहे हैं, ये भी उसी तरीके से इनकी खारिज होगी जिस तरीके से अभी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान इन्होंने टी शर्ट की बात करी, कभी सोनिया जी के फीते बांधने की बात करी। तो ये सारी चीजें इनका जवाब इनको दिया जाएगा इन्हीं की शैली में, और इनसे जो असली मुद्दे हैं उसके बारे में कुछ नहीं बोलते हैं, उससे इनको बोलने को इनको मजबूर किया जाएगा, इनको कि बोलें, उन मुद्दों के ऊपर बोलें। लेकिन ये टी शर्ट से और ये रिमोट से काम नहीं चलेगा। उस घंटा के बारे में बताएं जिस घंटा को सब पकड़े हैं और बार बार पकड़ने वहां जाते हैं। ये सोचा भाई साहब, सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 22 सालों बाद आपकी पार्टी में लोकतंत्र वापस आया है, आपको अध्यक्ष मिला है, इसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन जहां सभी पार्टियां युवा वर्ग को आगे बढ़ा रही हैं, नौजवानों के हाथ में बागडोर देना चाह रही हैं, वहां आपने वयोवृद्ध मल्लिकार्जुन खड़गे जी पर विश्वास जताया है। ठीक है, ये आपका दृष्टिकोण हो सकता है, हम लोगों को इसमें कोई ऐतराज नहीं है। आपने पहला प्रश्न ये पूछा कि हम भाजपा के नेता संघ परिवार से संबंध क्यों रखते हैं। संघ परिवार, हम घंटा बजाने नहीं जाते हैं, हमारे संस्कारों की, राष्ट्रभक्ति और देश प्रेम की प्रारंभिक पाठशाला है, वही शिक्षा लेने हम जाते हैं संघ कार्यालय। और जैसे कि आप लोग 10 जनपद जाते हैं माथा टेकने, उसी तरह। और आपने, और मैं बताऊं, आपने परिवारवाद को नकारा। आपने कहा कि आपके यहाँ बड़ा प्रजातांत्रिक तरीके से चुनाव होता है। गहलोत जी पर विचार हो रहा था और फिर गहलोत जी एकदम विद्रोह कर गए। 10 जनपद रात में प्रियंका गांधी पहुंची और सुबह जो है खड़गे जी का नाम फाइनल हो गया।
और दिग्विजय जी ने कहा कि अध्यक्षों का कुछ नहीं है, वो तो आते जाते रहते हैं, हमारे सर्वोच्च नेता आज भी राहुल गांधी जी ही हैं। यह हमारे बीजेपी के नेता का बयान नहीं है, यह आपके दिग्विजय सिंह जी का बयान है। इस पर भी कुछ प्रकाश डालिएगा। और आपने अभी पहले, मैं अभी कांग्रेस की बात और कर रही हूँ, पहले एक जवाब आपको और दे दूं। ये जो आपने अनुबंधित परिवहन निगम वाला बताया, तो यूपीआरएसटीसी जो है अनुबंधित बसों वाला, ये कांग्रेस के समय से ही प्रारंभ हुआ है भाई साहब। ये बीजेपी का संकल्पना नहीं है, ये आप ही के टाइम से हुआ है शुरू। और ये बहुत खुशी की बात है कि आपके यहाँ लोकतांत्रिक मूल्य बहुत मजबूत हो गए हैं, क्योंकि 22 साल 42 टोटल स्वतंत्रता के बाद 40 साल तक अध्यक्ष आप ही के गांधी परिवार के ही सदस्य रहे हैं। और जब शशि थरूर जी को मल्लिकार्जुन खड़गे जी पर इतना भरोसा था, इतना उनकी जीत से वो अभिभूत और खुश हो गए हैं, तो पर्चा ही क्यों दाखिल किया था उन्होंने उनके खिलाफ, जब वो उनको इतना ही मान रहे हैं कि वो इतने वो हैं। सबसे बड़ी बात तो है कि हिंदी भाषा में, हिंदी भाषी क्षेत्रों में उनका कोई प्रभाव नहीं है, और उनके आगे सबसे बड़ी चुनौती पार्टी को अस्थिरता से बचाए रखना है, क्योंकि जो एक G23 संगठन है उसके बहुत से नेता कांग्रेस छोड़ रहे हैं। तो इन सबको जोड़े रखना है और पार्टी को मजबूत करना है, और उनके आगे भी बहुत सारी चुनौतियां हैं। गुजरात चुनाव है, हिमाचल प्रदेश चुनाव है, और उसके बाद 2024 का चुनाव है। तो इसलिए या ये कहिए कि इन सबका ठीकरा फोड़ने के लिए खड़गे जी को अध्यक्ष जी का ताज पहना दिया गया है। और आगे चल के फिर यही समस्या का वो बनेगा, और उनको इसी का वो दे के हटा भी दिया जाएगा कि आपके कारण सफलता नहीं मिल पाई है। और भाई साहब, आज एक आपके ही गोवा के अध्यक्ष है फ्रांसिस्को जी, उन्होंने भी राहुल गांधी जी को एक सलाह दी है कि आप अपनी भारत जोड़ो यात्रा छोड़कर आए और गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव पर ध्यान दें, क्योंकि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो भाजपा का मुकाबला कर सकती है। जरा उनके इस सुझाव पर भी ध्यान दीजिए। सिर्फ खड़गे जी के अध्यक्ष बन जाने से कुछ बदलने वाला नहीं है। मनोस्थिति, संगठनात्मक ढांचा, ये सब आपको मजबूत करना होगा। हाँ जी, देखिए, बिंदुवार मैं जवाब दे रहा हूँ। हमारे चूंकि युवाओं की बात करी कि युवा अध्यक्ष की जगह एक वयोवृद्ध, तो वयोवृद्ध शब्द आपको बता दें, ये वयोवृद्ध शब्द इस्तेमाल होता है 80 साल के बाद, ये भी आपको जानकारी बता दें। तो अभी वो वयोवृद्ध नहीं है। तो दूसरी बात, अब रही बात युवाओं की, आपने बात करी युवाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी कितनी फिक्रमंद है, ये तो उसी दिन जाहिर हो गया था जिस दिन संसद में ये बयान दिया गया था कि 22 करोड़ नौकरियों के आवेदन 8 सालों में किए गए, जिसमें से 7 लाख नौकरियां कुल दी गई। एक बात। दूसरी बात कि इन 8 सालों में 1 करोड़ के आसपास सरकारी पद रिक्त पड़े हुए हैं, जिनको सरकार ने भरने की कोई कोशिश नहीं करी। ये युवाओं के प्रति सरकार का नजरिया है। तीसरी अब बात मैं उत्तर प्रदेश। भाई साहब, आज खुशी का दिन है, खुशी मनाइए, आपको अध्यक्ष मिला है। ये सब बातें करने के लिए किसी और दिन बैठेंगे। नहीं, आज ही के दिन सारा हिसाब बराबर होगा। आज आप अपने अध्यक्ष और अपने बारे में बताइए, बीजेपी के तो चलता ही रहेगा। ये आप बात सुनिए तो पहले आपको मौका मिलेगा, वर्मा जी बैठे हैं, सब आपको देंगे। और अब बात आते हैं उत्तर प्रदेश पे। उत्तर प्रदेश में 12 से 17 के बीच में सीबीआई ने करीबन 150 मुकदमे दर्ज किए थे, जो प्रतियोगी छात्राओं के द्वारा दर्ज किए गए थे। उनके संग जो प्रश्न पत्रों में और जातियां हुई थी, भेदभाव हुआ था। आज 2.0 सरकार चल रही योगी सरकार की, लेकिन आज तक योगी सरकार ने एक भी अपने अफसर के खिलाफ सीबीआई को परमिशन नहीं दी, जिससे कि इन प्रतियोगी छात्रों को न्याय मिल पाता। ये आपकी युवाओं के प्रति सोच है। अभी तीसरी बात 2 दिन पहले की है। पीईटी छात्रों के 37 लाख युवाओं ने फार्म भरे, और किस तरीके से बसों में और ट्रेनों में ठूसे गए,
उसके बाद सरकार दावा करती है कि सरकार को कुल 10 करोड़ रुपए की आमदनी हुई परिवहन से, इनसे 12 लाख छात्र छूट गए परिवहन की वजह से। आज ये सीन है। आप युवाओं की बात करते हैं, किस मुंह से बात करते हैं? दूसरी बात आपने कही कि आरएसएस की विचारधारा, ये आरएसएस वही दल है जिनकी 300 मीटर की प्रतिमा, फीट की प्रतिमा लगाई है सरदार पटेल की, उन्होंने प्रतिबंध लगाया था। आप ये स्पष्ट करिए कि जिस पटेल जी ने आरएसएस पे प्रतिबंध लगाया उसको आप घंटा पकड़ के पकड़ते हैं। पटेल जी को आप मानिए या आरएसएस को मानिए, आप दोहरे चरित्र वाले हैं। पटेल जी ने केवल हिंदुस्तान में एक संगठन था इस पे प्रतिबंध लगाया था, और उनको माफी मांगने पे जब नेहरू जी ने कहा था कि नहीं प्रतिबंध में ढील दिया जाए, तो पटेल जी फिर भी राजी नहीं थे। लेकिन नेहरू जी के बार बार कहने पे इस शर्त पे इनकी हटाई गई थी परमिशन कि आप राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करेंगे। ये शर्त थी पटेल जी की। सोचिए, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान नहीं जो संगठन कर सकता है वो आपके माता पिता हैं, संस्कार की बात करते हैं। 50 साल झंडा नहीं तिरंगा फहराया देश का, वो आप कहते हैं वो संस्कार देंगे आपको? है आप जो कहते हैं ये नकली आजादी है, जो उनको कांग्रेस ने कभी देशद्रोही नहीं कहा। जिनको आप कहते हैं कि ये हमारे संस्कार हम लेने जाते हैं, उस संगठन की आप बात कर रहे हैं। तीसरी बात आपने कही कि सर्वोच्च क्या नाम ये उसकी संस्था की बात, आपने अनुबंध की बात करी। देखिए, अनुबंध कांग्रेस के जमाने का था, आपकी जानकारी के लिए बता दें। लेकिन इस अनुबंध में ये था कि उन रूटों पे जहां पे रोडवेज की बसें नहीं चल रही हैं वहां पे अनुबंध की बसें चलाई जाएंगी। लेकिन आज जो फैसला हुआ है, परिपत्र जारी हुआ है, उसमें 75% रूटों पे प्राइवेट बसें चलेंगी, 25% रूटों पे ये चलेंगी। और सरकार ने, देखिए ये कितना बड़ा घोटाला होने जा रहा है। 7,000 बसें उत्तर प्रदेश रोडवेज के पास हैं। अब ये कल को 25% उनमें से चलाएंगे, बाकी ये आने पौने दाम पे कैसे बेची जाएंगी, क्या इसका क्राइटेरिया होगा, कहीं कोई स्पष्ट नहीं है। और 75% जगहों जहां पे आज 25% बसें चल रही है प्राइवेट, वहां पे 75% रखिए मिश्रा जी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, बसों का मामला नहीं, हाँ नहीं, बात अब आते हैं अध्यक्ष के ऊपर। जो अध्यक्ष की बात करी, 137 साल पुरानी पार्टी में गांधी परिवार से 6 अध्यक्ष रहे हैं। आप समझिए, ये जो आप कहते हैं ये आपका दुष्प्रचार है, ये दुष्प्रचार आपका है ये। और तीसरी बात आप कहते हैं कि सलाह की बात, तो उन्होंने सलाह इसलिए दी है, सलाह अगर आपने मानी होती मुरली मनोहर जोशी की या लाल कृष्ण आडवाणी की, तो आप शायद अमित शाह जी वहां से सांसद नहीं होते। तो सलाह की बात न करिए, सलाह आप कितनी मानते हैं वो बात छोड़िए, सुझाव की है। और जो सुझाव दिया है उस सुझाव में वो आप देखिए उसको सकारात्मक, वो इसलिए दिया है कि भाजपा का मुकाबला केवल कांग्रेस कर सकती है, इसलिए जहां पे चुनाव होने हैं वहां पे भी हमें देश की एकता और अखंडता के लिए कांग्रेस को काम करना है, इसलिए उन्होंने राहुल जी को सुझाव दिया है ये। भाई साहब, पहली बात तो देश की अखंडता को कोई खतरा नहीं है। ये आपके द्वारा जो एक प्रोपेगेंडा तैयार किया जा रहा है राहुल जी की पुनः लॉन्चिंग के लिए। खैर, आज ये विषय नहीं है, मैं इस विषय पर बात नहीं करना चाहती हूँ। मैं ये बताना चाहती हूँ, जैसा अभी आपने बताया, ये हमारे आरएसएस के ही संस्कार हैं कि पटेल जी ने हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाया और सब कुछ किया, लेकिन आज हमने उनकी इतनी बड़ी प्रतिमा लगा के उनको सम्मान ही दिया है, तो ये हमारी श्रेष्ठता है ना। और भाई साहब, आपको इतनी जानकारी है, मैं थोड़ी इसमें और जोड़ना चाहती हूँ। 1965 का जब चाइना के साथ युद्ध हुआ था, तब उसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो योगदान था, उससे इतना ज्यादा प्रभावित हुए थे जवाहरलाल नेहरू जी कि उन्होंने 26 जनवरी की परेड में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों को आमंत्रित किया था। ये भी सच बात है भाई साहब। किसी के प्रति हम कब कहते हैं नकली आजादी? अब ये हमारी आजादी का अर्थ दूसरा है जो आप नहीं समझ पाएंगे क्योंकि आप कांग्रेसी चश्मा लगाते हैं। और भाई साहब, खड़गे जी की आयु 80 साल ही है, आपके अकॉर्डिंग क्या है? उस पटेल जी की आप और हिंदी भाषी क्षेत्र में उनका कोई प्रभाव नहीं है, बल्कि शशि थरूर जी बन जाते तो मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छा आपको अध्यक्ष मिल जाता।
और अच्छी उन्होंने उनको वो दिया है, क्योंकि इससे पहले किसी ने भी विरोध में पर्चा भरा है उसको इतने वोट नहीं मिले हैं। और मेरी प्रभु से यही कामना है कि शशि थरूर जी और का भी कोई बुरा वो ना हो, क्योंकि सिस्टम के खिलाफ उन्होंने पर्चा भरा है और वो खड़े हुए हैं। और दूसरी बात, ये जो हमारे खड़के जी आपके अध्यक्ष बने हैं, इनका हाल सीताराम केसरी, के कामराज ऐसा ना हो, और वो एक स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सके और कांग्रेस में जिन व्यापक परिवर्तनों की आवश्यकता है, संवाद की आवश्यकता है, उसको कर सके। भाई साहब, जो मांग है समय की, उस पर ध्यान दीजिए। देखिए, आप विपक्षी पार्टी है, आप हमारे दोष बताएंगे ही, हम सुनने के लिए भी तैयार है, लेकिन आज खुशी का मौका है, आज दोष मत बताइए, आज थोड़ा खुशी से सुनिए। चलिए जवाब दीजिए, आज लास्ट है। हाँ देखिए, ये बात आप जो बात कर रहे हैं, जितनी आप गंभीरता से ये सब बातें कर रहे हैं, ये कांग्रेस की ये चीजें हैं सोचने की। है अब वो अध्यक्ष बन गए हैं, उनके बारे में पोस्टमार्टम करने के बजाय आप और जो मुद्दा है महंगाई के, बेरोजगारी के, किसानों की आत्महत्या के, इन पे पोस्टमार्टम करिए। क्योंकि देखिए, वो तो एक निर्वाचन प्रक्रिया के तहत अध्यक्ष बन गए, उनको लोगों ने चुना है, आप उस पर भी टिप्पणी कर रहे हैं। यही आपके लोकतंत्र विरोधी आपकी भावनाएं हैं, और आप कहते हैं हम लोकतंत्र के समर्थक हैं। जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुना गया, आप उसका पोस्टमार्टम कर रहे हैं। और आपको इस जनता ने बैठाला, और उस जनता को आप इतनी हर वर्ग परेशान है, उसका पोस्टमार्टम करने को आपको फुर्सत नहीं है। यही आज भाजपा को बड़ा महंगा पड़ रहा है। ये चलिए, आज की इस बुलेटिन की बहस को भाई साहब, एक जवाब, बस छोटा सा एक जवाब और देना चाहते हैं। आप कह रहे हैं कि आपके खड़के जी की निर्वाचन एकदम निष्पक्ष निर्वाचन के द्वारा उनका चुनाव हुआ है, और अगर हम कुछ कह रहे हैं तो ये हम लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, और हम चुन के आए हैं, दोबारा अपनी सरकार बनाए हुए हैं, तो हम लोकतंत्र ने, हमने जनता को बहला के वोट ले लिया है। आप, ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है। जो काम आप करते हैं वो सही होता है, और जो हम करते हैं वो गलत होता है। भाई साहब, थोड़ा सा मानसिकता में परिवर्तन करिए, आवश्यकता है इसकी। जनता से झूठे वादे करके कोई झूठे वादे नहीं जीत नहीं होती है। ये आप बुलेटिन की आज की इस बहस को यहीं समाप्त कर रहे हैं। आज की बहस में भाग लेने के लिए श्वेता जी का और विवेक जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलेंगे एक नए विषय को लेकर, एक नई बहस को लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि।